जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोजगार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे सर्वनाम को और सर्वनाम में हमने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता, लेखक या कहने वाला आता है और मध्यम पुरुष में श्रोता यानी कि सुनने वाला और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात हो रही है वह आता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आकाश चालाक है तो मैं हूँ कहने वाला, तो मैं आऊँगा उत्तम में, और आप हो सुनने वाले तो आप आओगे मध्यम में, और आकाश जिसके बारे में बात हो रही है यानी कि आकाश चालाक है तो आकाश आएगा अन्य में, यानी कि जिसके बारे में बात होती है वह अन्य में आता है। हमने यह पुरुषवाचक सर्वनाम में जाना था। अब हम बाकी बचे 5 सर्वनाम को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम से। तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम क्या है, इसकी डेफिनेशन जैसे कि जो निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराए वह निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। तो लिखेंगे जो निश्चित यानी कि जो निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन की बात करें तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाला निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो यानी कि यह मेरी कार है। और जैसे देखें, यह मेरी पुस्तक है। और जैसे देखें निश्चयवाचक में, वे तुम्हारे पिताजी हैं, वे तुम्हारे पिताजी हैं, यानी कि निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है आदि। एग्जाम्पल जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, जैसे कि यह मेरी कार है, यह मेरी पुस्तक है, वे तुम्हारे पिताजी हैं, यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरा मोबाइल है आदि।
अब देखते हैं कि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद संख्या आ जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि अब समझते हैं कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। हालांकि हम जब विशेषण पढ़ेंगे तो सर्वनामिक विशेषण को अच्छे से समझेंगे, लेकिन क्योंकि हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम सर्वनामिक विशेषण को समझते हैं। तो लिखेंगे यदि वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम शब्द आए और सर्वनाम के तुरंत बाद संख्या शब्द हो तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। लिखेंगे वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा आए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद संख्या शब्द आए तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होगा। वाक्य की शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि यह मेरी कार है। अब हम लिखें जैसे यह कार मेरी है, क्योंकि कह रहा है वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम शब्द हो, सर्वनाम के बाद संख्या शब्द हो, यानी कि यह सर्वनाम और यह संख्या, यह कार मेरी है, यह सर्वनाम और सर्वनाम के तुरंत बाद संख्या यानी कि कार, सर्वनाम के बाद संज्ञा हो तो यह कार मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होगा। और अगर यह होता यह मेरी कार है, तो यह क्या होता? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम के बाद संज्ञा होगी तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनामिक विशेषण देखें, जैसे यह घर मेरा है, तो यहाँ क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। यानी कि सर्वनाम के बाद संज्ञा होगी तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। अब हमने समझा निश्चयवाचक सर्वनाम को, यानी कि जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह निश्चय व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, वहाँ निश्चय सर्वनाम होगा। परंतु अगर वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम के बाद संख्या हो तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा।
जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, यह कार मेरी है, यह घर मेरा है आदि। और जैसे हमने देखा यह मेरी कार है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से ही स्पष्ट है कि जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए। तो समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने समझा निश्चयवाचक सर्वनाम को, अब हम समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि निश्चितवाचक सर्वनाम में था कि जो निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराए, यहाँ हो जाएगा अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है या बोध कराए। तो यहाँ लिखेंगे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, बोध कराता है। यानी कि अनिश्चित सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए। अनिश्चित में दो मूल सर्वनाम आते हैं, कोई और कुछ। क्योंकि 11 मूल सर्वनाम थे, अनिश्चित सर्वनाम में दो आते हैं, कोई या कुछ। कोई आता है सजीव के लिए और कुछ आता है निर्जीव के लिए। कोई सजीव के लिए, कोई आता है सजीव के लिए और यह आता है निर्जीव के लिए। यानी कि यह होता है वस्तुवाचक और यह होता है प्राणवाचक। यानी कि कोई प्राणीवाचक और यह वस्तुवाचक। प्राणीवाचक और वस्तुवाचक, यानी कि निर्जीव वस्तु और सजीव प्राणी। तो अब हम समझते हैं अनिश्चित सर्वनाम के उदाहरणों को। कोई का प्रयोग होगा सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग होगा निर्जीव के लिए। जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, यानी कि कोई खड़ा है तो यह सजीव है। जैसे उदाहरण देखें, कोई गाना गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, यानी कि यह होगा सजीव। यह सजीव होगा क्योंकि यहाँ पर कोई आ रहा है और कोई सजीव के लिए आता है और कुछ निर्जीव के लिए, तो यहाँ होगा सजीव। और जैसे देखें, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, यानी कि कुछ आ गया तो यह हो गया निर्जीव। कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए। जैसे और देखें, स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, कुछ है तो यहाँ पर होगा निर्जीव। और देखें, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है तो यह हो जाएगा सजीव। और अगर यह होता कि दरवाजे पर कुछ रखा है
दरवाजे पर कुछ रखा है, तो यह हो जाएगा निर्जीव। कोई, कुछ, कुछ, कोई और कुछ, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में दो मूल सर्वनाम आते हैं, कोई और कुछ। कोई का उपयोग सजीव के लिए और कुछ का उपयोग निर्जीव के लिए, यानी कि कोई होता है प्राणीवाचक और कुछ होता है वस्तुवाचक। तो अनिश्चितवाचक को हमने अच्छे से समझा। अब हम तीन वाचक समझ चुके हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक। अब हम समझते हैं चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम को। हमारे कुल सर्वनाम के भेद हैं 6, जिसमें से हमने तीन को समझ लिया है और बाकी 3 बचते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां प्रश्न पूछे जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जहां प्रश्न पूछे जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसे हम लिखेंगे वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हो। तो यानी कि जहां प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हो। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि प्रश्न पूछे जाएं, वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जहां पर कौन, क्या, कैसे, क्यों आदि जैसे शब्द आए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आए, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इनके उदाहरण में भी ऐसे ही शब्द देखने को मिलते हैं, क्या, कैसे, क्यों, कब आदि। तो जैसे देखें, अध्यापक का क्या नाम है? अध्यापक का क्या नाम है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यापक का क्या नाम है, यानी कि क्या आ गया, अध्यापक का क्या नाम है, तो यह हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जैसे देखें, तुम चाय के साथ क्या लोगे, यानी कि यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम चाय के साथ क्या लोगे, बिस्कुट, नमकीन आदि क्या लोगे। और जैसे देखें, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, यानी कि कहाँ आ गया, वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और जैसे देखें, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पर हमने देखा
बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी कि यहाँ पर कौन का प्रयोग हो गया, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और अभी हमने देखा था कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, जो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में था, यानी कि सजीव और कोई के लिए सजीव आता है, तो वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम में सजीव के लिए प्रयोग था। वहाँ पर कोई था और यहाँ पर कौन है, तो दरवाजे पर बाहर कौन खड़ा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना 5वां सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम को, जहाँ पर संबंध बताए जाए। संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हमारे 2 सर्वनाम के भेद बचते हैं। इनको पढ़ने के पश्चात हम सर्वनाम को कंप्लीट पढ़ चुकेंगे। तो अब हम समझते हैं 5वें सर्वनाम के भेद, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि संबंध आदि में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जहां संबंधों का पता चले, जैसे कि 2 शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताए। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 शब्दों, शब्दांशों, 2 शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों में संबंध बताए। 2 शब्दों, 2 शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों में संबंध बताए। दो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों में संबंध बताए। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम 2 शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों में संबंध बताए। इसकी कारक विभक्ति यहाँ पर प्रयोग होती है। कारक विभक्ति जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। यहाँ पर का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने कारक विभक्ति आएंगी। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे जो और सो का प्रयोग होता है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे या वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे या पाओगे, यानी कि जो और सो का प्रयोग होता है यहाँ पर। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यानी कि जो आया है वह जाएगा। जिसकी लाठी उसकी बहस, जिसकी लाठी उसकी बहस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो और सो का प्रयोग हो वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जैसे और देखें, यानी कि जो चाहो वो करो,
यानी कि जो चाहो वो करो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो आया है सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी बहस आदि जैसे उदाहरण से हम संबंधवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा एक लास्ट सर्वनाम बचता है जो कि निजवाचक सर्वनाम है। अब इसे हम समझते हैं अपने आखिरी सर्वनाम को, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। इनके नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कि अनिश्चित, तो जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, निश्चित जो निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराए, संबंध जहाँ संबंध हो, दो शब्दों में, शब्दांशों में, वाक्यांशों में संबंध हो, प्रश्नवाचक जहाँ प्रश्न पूछे जाएं। उसी प्रकार अब हम देखते हैं अपने आखिरी सर्वनाम को, छठा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी कि स्वयं, निज का मीन्स होता है स्वयं, तो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ स्वयं, अपने आप, अपना, आप मतलब खुद, ऐसे प्रयोग, ऐसे शब्द प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, स्वहत, जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, स्वहत आदि शब्द प्रयोग हो, आदि शब्द आए, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप, स्वहत जैसे शब्द आए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। एग्जाम्पल देखें, जैसे यानी कि खुद, अपने आप, स्वयं ऐसे शब्द आने चाहिए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं खुद चाय बना लूँगा, यानी कि खुद आ गया यहाँ पर, खुद, मैं स्वयं, या मैं स्वयं चाय बना लूँगा, मैं खुद चाय बना लूँगा। और जैसे देखें, माताजी स्वयं बाजार जा सकती है, यानी कि माताजी स्वयं बाजार जा सकती है। जैसे मेरा दोस्त अपने आप, जैसे अपने आप जैसे शब्द आए, अपने आप खाना बना सकता है, खाना बना लेता है, यानी कि जहाँ अपने आप, खुद, स्वयं आदि जैसे शब्द आए, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। हमने देखा निजवाचक सर्वनाम को, जहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप आदि जैसे शब्द आए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि निज माने अपना, यानी कि अपने आप, जो काम को स्वयं करे, अपने आप, जैसे यहाँ पर खुद, अपने आप, स्वयं आदि जैसे शब्द आए, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। हमने निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखे और हमने निजवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझा। हम अब सर्वनाम के 6 भेदों को अच्छे से समझ चुके हैं, यानी कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम
प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट निजवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझ चुके हैं। यानी कि हम अब सर्वनाम को अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम अब मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।